अलका और उसकी बहू निधि दोनों एक नंबर की भुक्कड़ होती है। वो दिन रात बस खाना ही ठूसती रहती है। ऐसे ही एक दिन, चलो माँ जी, मैं लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हूँ। आज हमें भंडारे में जाना है। वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ बहू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। चल जल्दी चल। अरे अलका, निधि बहू, तुम दोनों की सवारी कहाँ चली है? तुम दोनों ने तो अभी अभी खाना खाया ना हमारे साथ, और वहां भंडारे में जाकर खाने की बातें कर रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के पेट में इतनी जगह आती कहाँ से है। वो क्या है ना, हमें कभी भी भगवान के प्रसाद के लिए मना नहीं करना चाहिए। फिर भंडारे में मिलने वाला प्रसाद तो कितना पवित्र होता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम जा रहे हैं वहां पर। इतना कहकर दोनों सास बहू फट से भंडारे में चली जाती है और वहां जाकर वो दोनों दबाकर खाना ठूसती है। फिर एक दिन, वाह 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 बहू, आज तो मसाला पूरी, कड़ी और छोले खाकर तो मजा ही आ गया। अरे माँ जी, जरा अपने नाक को खोलिए तो। अरे दिमाग से पैदल, नाक को थोड़ी ना कोई दरवाजा होता है जिसे तू खोलने के लिए बोल रही है। ओफो, मैं वो नहीं कह रही माँ जी। नाक से सुगंध लीजिए। पड़ोस की बासुंदी काकी के घर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। लगता है वो खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बना रही है। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लगता है बासुंदी पुए बना रही है। मुझे तो और भी कई सारी पकवानों की बढ़िया सी महक आ रही है। माँ जी, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी चलिए। शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों अभी के अभी बासुंदी काकी के घर पर चलते हैं और सारे खाने पर टूट पड़ते हैं। हाँ बहू। फिर दोनों सास और बहू बासुंदी के घर चली जाती है और वहां पर जाकर वो देखती है कि खाने में ढेर सारे जायकेदार पकवान डाइनिंग टेबल पर सजाए हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बासुंदी काकी, ये इतने सारे पकवान आज किस खुशी में? अरे निधि बेटा, आज मेरे लल्ला का प्रमोशन हुआ है, इसीलिए मैंने उसके सारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। अच्छा, तो ये बात है क्या? फिर तो हमें भी पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहिए, क्यों निधि बहू? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो ये सब तो मेरे बेटे के लिए है। अरे बासुंदी बहन, घर आए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते। चलिए, हमारी थाली लगाइए। अलका और निधि कुछ सोचती समझती नहीं है और बेशर्मों की तरह वो दोनों वहां पर बैठकर सारा खाना चट कर जाती है। आहा, मजा ही आ गया। अरे आप दोनों ने तो थोड़ा खाना कहकर पूरा खाना खत्म कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? अब मैं अपने बेटे को खाने में क्या दूंगी? अरे बाप रे, हमें माफ कीजिए बासुंदी बहन, हमें लगा कि और खाना अंदर है, इसीलिए यहाँ का सारा खाना हम खा गए। तो क्या हुआ अगर हम सारा खाना खा गए? अरे घर आए मेहमान को खाना खिलाकर आपने तो बड़ा पुण्य का काम किया है। अलका और निधि वहां से चली जाती है और बासुंदी उन पर बहुत गुस्सा होती है और वो दोनों ऐसे ही जब भी बासुंदी के घर से बढ़िया खुशबू आती है तो वो उसके घर में जाकर खाना खाया करती है। फिर एक दिन जब अलका और निधि एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी, माँ जी, ये देखिए, ये शादी तो बहुत ही बड़े घराने की लग रही है। चलो अंदर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। चल अंदर चलते हैं, अंदर खाना तो बहुत ही मस्त रहेगा। फिर अलका और निधि बिन बुलाए मेहमान होकर भी उस शादी में चली जाती है। अरे ओ टकले वेटर, हमारी शक्ल क्या देख रहा है? और सब्जी डाल, मुझे भरवा बैंगन बहुत ही पसंद है। और हाँ, मसाला पापड़ में थोड़ी और सेव डाल, कंजूसी मत कर। और मुझे भी और 4 गुलाब जामुन देना।
और एक कटोरी भरकर रसमलाई भी दो। हाय बड़े कंजूस मक्खी चूस। ओके मैम। वहां का एक मेहमान ये सब देखता है और उसे अलका और निधि पर शक हो जाता है। अरे ये दोनों तो मुझे बाहर की औरतें लग रही है। जोशी बहन ने तो इन्हें इनवाइट नहीं किया है। मुझे सारे इनवाइटेड गेस्ट के नाम और चेहरे पता है। अभी जोशी बहन को जाकर बताता हूँ। फिर वो जोशी बहन को जाकर सारी बातें बताता है और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अलका और निधि को जोरदार थप्पड़ लगाती है। हमारी शादी में यूं बिन बुलाए आकर खाना ठूसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी मिडिल क्लास औरतों को। शादी का हॉल दिखा नहीं कि आ जाती है खाना ठूसने। अरे बहन जी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो वो अब ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत करो वरना फिर से दोनों गाल लाल कर दूंगी। आधा फूड काउंटर खाली कर दिया है तुम दोनों ने। ऐसे बंदरियों की तरह खाना खा गई तुम दोनों। जोशी बहन, मुझे अभी याद आया, ये दोनों तो गली नंबर 4 में रहती है। तो फिर वहां पर जाकर इनके घर वालों को इनकी एक काली करतूत की खबर दे दो। सड़क छाप कही की भुक्कड़ नालायक औरतें, निकलो अब यहाँ से वरना लात मारकर बाहर निकालूंगी यहाँ से। अलका और निधि की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और उन दोनों के पतियों को कंप्लेंट पहुंच जाती है। तभी वो दोनों उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये सब क्या है अलका और निधि बहू? तुम दोनों इतनी भुक्कड़ कैसे हो सकती हो? अरे दिन रात सुबह शाम तो घर पर कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती हो। फिर भी तुम दोनों बाहर गए नहीं कि कोई ना कोई खाने पर टूट पड़ती हो। और ये पहली शिकायत नहीं है आप दोनों की। अरे उस वक्त भी बासुंदी काकी कह रही थी हमें कि कैसे बेवक्त तुम कभी भी उनके घर पहुंच जाती हो और उनके घर का सारा खाना खा जाती हो। हाँ तो खाना चोरी थोड़ी ना करती हूँ, उसके सामने ही खाती हूँ ना, तो उसमें क्या हुआ? और हम सिर्फ वहां पर जाकर खाना ही खाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। बिना बुलाए कहीं भी जाकर किसी के भी हिस्से का खाना खाना ये एक गलत काम ही है। अरे आप दोनों जरा अपने फिगर को देखिए, दिन भर खाना ठूस ठूस कर कैसे फैलती जा रही हो तुम दोनों। देखो अलका, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि अगर तुम दोनों की ये हरकतें बंद नहीं हुई तो हम दोनों दूसरी शादी करके घर में नई बीवियां लाएंगे, समझी तुम? हाँ निधि, मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा, फिर पछताते बैठना तुम। अरे जाओ जाओ, किसे धमकी दे रहे हो? दम है तो करके दिखाओ, और नहीं तो क्या बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ। फिर एक दिन अलका और निधि जब मोहल्ले के मंदिर में जाती है तभी आरती के समय सबकी आंखें बंद होती है। अरे निधि बहू, ये देख, इतनी स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां हैं। जब तक सबने अपनी आंखें बंद रखी है तब तक जल्दी से ये सारी मिठाइयां ले ले और चल यहाँ से। हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप, इन मिठाइयों को देखकर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। फिर अलका और निधि फटाफट सारी मिठाइयां वहां से लेकर मंदिर के पीछे बैठकर खाने लगती है। हाय, क्या स्वादिष्ट मिठाइयां है ये। उफ, मजा ही आ गया। सच में ये सारी मिठाइयां तो अमृत है, अमृत। फिर जब पंडित जी आरती के बाद सबको प्रसाद देने के लिए मिठाइयां देखते हैं तब सारी मिठाई की थालियां खाली रहती है। हे भगवान, ये क्या, सारी मिठाइयां कहाँ चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं पर थी सारी मिठाइयां। हमारे मोहल्ले में तो कोई बंदर भी नहीं है जो मिठाइयां ले जा सके। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी कुछ लोग ये देखते हैं कि अलका और निधि ने सारी मिठाइयां चुराई है और उन दोनों को देखकर पंडित जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। निर्लज्ज औरतों, ये करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? भगवान का प्रसाद हक से मांगा जाता है, चुराया नहीं जाता।
माफ कीजिए पंडित जी, हमसे भूल हो गई। अरे और कितनी भूल करोगी तुम दोनों? हर रोज भुक्कड़ की जैसी कहीं ना कहीं जाकर खाना ठूसती रहती हो। पंडित जी माफ कर दीजिए। फिर पंडित जी और मोहल्ले वाले अलका और निधि के पतियों को उनकी सारी हरकत बता देते हैं। और जब वो दोनों मंदिर में बेइज्जत होकर घर पहुंचती है, तभी वो देखती है कि उनके पतियों के साथ उनकी पत्नियां खड़ी है। ये दोनों औरतें कौन है बहू? कहीं हमारी सौतन तो नहीं? एकदम सही समझी तुम निधि बहू। तुम दोनों को क्या लगा कि हम हवा में ही बातें कर रहे हैं क्या? लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब ये दोनों हमारी कानूनी पत्नियां हैं। क्या? हाँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों तो खा खा कर मोटी भैंस जैसी हो गई हो, और आप दोनों के कारण हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। घर में इतना खाना होने के बाद भी तुम दोनों बाहर भुक्कड़ की तरह खाना खाती रहती हो। अरे ऐसा कौन करता है? ऐसा मत कहिए रविंद्र जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमें माफ कीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ ईशान, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब नियमित रूप से खाना खाएंगे, भुक्कड़ के जैसे नहीं। प्लीज ईशान, हमें एक आखिरी मौका दे दो। नहीं निधि, अब काफी देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं बदल सकता। ऐसा मत कहो ईशान। निधि और अलका को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और वो दोनों सर पकड़कर रोने लगती है। तभी वो दोनों नई पत्नियां वहां से चली जाती हैं। अरे ये दोनों कहाँ जा रही है? अलका, तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया था। हाँ, वो दोनों हमारी दूसरी बीवियां नहीं है। सच? थैंक यू ईशान। धन्यवाद रविंद्र जी। हम दोनों आप दोनों से वादा करती है कि आज के बाद आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हमारी एक बात गांठ बांध लो तुम दोनों। अगर फिर से तुम दोनों ने भुक्कड़गिरी की तो आज का ये नाटक सच में बदल जाएगा। ना बाबा ना, कान पकड़ लेते हैं हम दोनों। हाँ ना। फिर उस दिन के बाद से निधि और अलका दोनों लिमिट में खाना खाने लगती हैं और सही तरह से रहकर अपने पतियों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। रूही एक अमीर घराने की लड़की होती है, लेकिन उसे एक मिडिल क्लास घराने के लड़के से प्यार होता है। इसीलिए वो उसके साथ भागकर शादी कर लेती है और अपने ससुराल आ जाती है। बहू रानी, तुमने और हमारे लल्ला ने भागकर शादी की है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन गली मोहल्ले में यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों ने भागकर शादी की है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो पहले ही रेशमा अपना ससुराल छोड़कर आई है, उसके कारण कोई कम बदनामी नहीं हुई हमारी। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। और अगर किसी ने सवाल जवाब करने की कोशिश भी की तो मैं कह दूंगी कि शादी मेरे मायके में हुई है और इसीलिए सारी रस्में वहीं पर हुई है। हाँ रूही, यही सही रहेगा। दिसंबर का महीना खत्म होने ही वाला था और उस समय खून जमाने वाली ठंड पड़ने लगती है। रूही को रात में सोते समय बहुत ठंड लगती है और वो दो दो कंबल ओढ़ने के बाद भी कुणाल से कहती है, हाँ कुणाल, हीटर ऑन करो ना, मुझसे ये ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन रूही, हमारे घर में केवल एक ही हीटर है और वो भी माँ और पापा के कमरे में ही रखा होता है। क्या? ससुराल में केवल एक ही हीटर है? अरे ये क्या बात हुई भला? मेरे मायके में तो एक कमरे में 3-3, 4-4 हीटर होते हैं और यहाँ पर पूरे घर में केवल एक ही हीटर है। हाँ रूही, हम तो भी इस ठंडी को सह सकते हैं, लेकिन माँ और पापा, वो दोनों भी बूढ़े हैं। उनके घुटने इस कड़ाके की ठंड में बहुत दर्द करते हैं
इसीलिए उन्हें हीटर की बहुत जरूरत होती है। तो अब क्या रोज मुझे इस ठंड में ऐसे ही मरना होगा? हम अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए हीटर रख सकते हैं, फिर जब कमरा गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर से माँ पापा को लौटा देंगे। रेशमा दीदी भी वैसे ही करती है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? ससुराल में एक ही हीटर होने की वजह से रूही बहुत परेशान हो जाती है। दिन रात बहुत ठंड होती है और वो सॉक्स, स्वेटर और टोपी पहनती है, लेकिन उसके बाद भी वो उस कड़ाके की ठंडी को सहन नहीं कर पाती। एक तो भाग के शादी करने के कारण मैं मम्मी पापा से बात भी नहीं कर सकती, वरना अगर मैं उनसे बातचीत कर रही होती तो वहां से ही 4-5 हीटर मंगवा लेती। माँ जी और पापा जी तो मंदिर गए हैं और कुणाल भी काम पर गया है। इसका मतलब हीटर अब रेशमा दीदी के कमरे में होगा और वो सो रही होगी। फिर रूही फौरन जाकर रेशमा के कमरे से हीटर लाती है और वो उसे रसोई में रख देती है। अरे वाह वाह वाह, अब मेरी जान में जान आई। अब मैं फटाफट से खाना बना लूंगी, वरना ठंड के कारण मेरे हाथ तो सुन पड़ रहे हैं और कोई काम भी नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद में रेशमा को अचानक से ठंड लगने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये हीटर कहाँ चला गया? लगता है रूही लेकर गई होगी। अब तो ये गई। फिर रेशमा रूही के पास जाती है। रूही, तुम रसोई में गैस के सामने खड़ी हो। गैस की गर्म भाप होने के बावजूद भी तुम्हें रसोई में हीटर क्यों चाहिए? हाँ तो मुझे भी ठंड लगती है। एक तो आप कोई भी काम नहीं करती हो, चाय से लेकर खाने तक सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों करूं मैं कोई काम? मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम इस घर की बहू, इसीलिए तुम सारे काम करोगी। भागकर शादी करने से पहले ये सारी बातें तुम्हें सोच लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, आप ज्यादा बोलो ही मत दीदी। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। खुद तो अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली आई। मैं जानती हूँ आपकी और आपकी सास की नहीं बनती थी, इसीलिए आप यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई हो। खुद को तो कोई शर्म नहीं आती और मुझे चले ज्ञान देने। रूही, बस ज्यादा हो रहा है तुम्हारा अब। रेशमा दीदी, आवाज ऊंची करना मुझे भी अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं आपका लिहाज रख रही हूँ। एक हीटर के कारण आप इतना मत चिल्लाओ मुझ पर। ले जाओ इसे। अरे मैं तो ऐसे 100 हीटर ला सकती हूँ अपने मायके से। पहले अपने मायके में मुंह दिखाने के लायक रहो। हर किसी का मायका मेरे मायके जैसे नहीं रहता। अब क्या करे, तुमने कांड ही ऐसा किया है। चलो दो अभी से मुझे। रूही को रेशमा पर बहुत गुस्सा आता है। वही रेशमा रसोई से हीटर छीन कर ले जाती है। फिर एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर आंगन में अलाव की आग में हाथ सेक रहा होता है। तभी, अरे माँ जी, पापा जी, ये जो वहां पर पुरानी मोटर बाइक रखी है उसे बेच दीजिए ना। उसके अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे हमें और उसके बदले हम घर में नया हीटर भी ला पाएंगे। नहीं रूही बहू, हम इस मोटर बाइक को नहीं बेच सकते। लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि ये मेरी बाबूजी की आखिरी निशानी है और अगर इसे कोई कितने भी बड़े दाम में खरीदने का प्रस्ताव रखे, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बेवकूफ हो तुम तो सबके सब। ये रेशमा चुड़ैल भी वैसी ही है। बस एक मेरा ही पति सही है इस घर में। बस उसे जल्दी से पैसे मिल जाए, फिर घर में हीटर भी आ जाएगा। ठंडी को लेकर परेशान रही। हीटर को दिन रात अपने पास रखने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती है और वो जानबूझकर हीटर में कुछ ऐसी सेटिंग करती है जिसके चलते कोई भी उसे ऑन ही नहीं कर पाता। हे राम, ये हीटर को क्या हो गया? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। लगता है ये बिगड़ चुका है विमला जी। लेकिन ये अचानक से कैसे बिगड़ गया? कल तक तो एकदम ठीक था। अरे माँ जी, आप एक काम कीजिए, इसे मुझे दे दीजिए।
मैं इसे रिपेयर कराने दे दूंगी। अब आप कहाँ पर जाओगे इस बुढ़ापे में रिपेयर करने के लिए? ठीक है रूही बहू, दे देना और उसे कहना कि जल्दी से बनवा दे। हम ज्यादा दिनों तक ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है पापा जी, मैं कह दूंगी। हीटर तो ठीक ही होता है, इसीलिए रूही उसे कहीं भी लेकर नहीं जाती और वो उसे अपने कमरे में ही रखती है और रात होने पर वो अपने कमरे में उसे चलाती है। उसी दौरान कुणाल 2 दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में अपने बॉस के साथ बाहर गया होता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा अब कि हीटर बनवाने दिया ही नहीं है। अरे हीटर खराब होगा तब उसे ठीक कराने दूंगी ना। मैंने सेटिंग ही ऐसी की थी कि सबको लगे कि हीटर खराब हो चुका है। अब ना मुझे कुणाल चिल्लाएगा और ना ही कोई और। आज तो एकदम आराम से सोऊंगी मैं। घर वालों को यही लगता है कि हीटर सच में खराब हो गया है। फिर अगली सुबह जब अचानक से रूही के कमरे में रेशमा आती है, तभी रूही जल्दी से हीटर पर कपड़ा डाल देती है। क्या हुआ रूही, तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं, और वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा सच पकड़ लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। बाहर इतनी ठंड पड़ी है और तुम्हारे कमरे में इतनी गर्मी कैसे है? वो इसीलिए है क्योंकि मैंने 2 दिनों से खिड़की खोली ही नहीं है। आप वो सब जाने दीजिए ना। आप ये बताइए, आप इलायची वाली चाय पियोगे या कॉफी? बताइए। कुछ नहीं पीना मुझे बस यही जानना था कि हीटर ठीक हुआ कि नहीं। आज दूसरा दिन है और माँ और पापा ज्यादा दिन तक बिना हीटर के नहीं रह पाएंगे। अब मैंने तो ठीक कराने को दे दिया है दीदी। परसों नर्सों तक मिल भी जाएगा। मैं लेकर आऊंगी उसे, आप निश्चिंत रहिए। फिर अगली सुबह कुणाल आता है और तभी उसकी माँ कहती है, अरे कुणाल बेटा, रूही से पूछ तो हीटर कब तक ठीक होगा? 2 दिन हो चुके हैं हीटर को देकर। क्या? हीटर कब खराब हुआ? जब तुम अपने बॉस के साथ काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तभी हीटर अचानक से खराब हो गया। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है पापा, मैं रूही को पूछ लेता हूँ। फिर कुणाल जब अपने कमरे में जाता है तब वो रूही को आराम से हीटर की गर्मी में सोए हुए देखता है। रूही कुणाल को देखकर झट से उठ जाती है और तभी ना चाहते हुए भी उसे कुणाल को सारा सच बताना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही है ना कुणाल, मुझे ठंड सहन नहीं होती। मेरे मायके में तो एक कमरे में ही 3 से 4 हीटर होते थे और यहाँ एक भी नहीं है। इसलिए मैं परेशान हो गई और मुझे ये नाटक करना पड़ा। रूही, ये नाटक करके तुमने बहुत गलत किया है, और अब जब तुमने ये नाटक किया ही है तो आज उन्हें ये हीटर भी नहीं दे सकते, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें ये हीटर उन्हें देना होगा। समझ गई ना? हाँ बाबा, समझ गई मैं। कल सुबह तक दे दूंगी मैं उन्हें। और तुमने बिल्कुल सही कहा, उन्हें अभी दिया तो थोड़ा शक हो जाएगा। लेकिन उसी रात कुणाल के माता पिता से ठंड सहन ही नहीं होती और उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है, और ये देखकर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है। देखा रूही, तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा। अरे तुम तो जवान हो और वो बेचारे बूढ़े हैं। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो कुणाल, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अभी के अभी मैं उन्हें हीटर जाकर दे देती हूँ। आई एम सॉरी। फिर रूही अपने सास ससुर को हीटर दे आती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद कुणाल अपने जुटाए हुए पैसों से घर में एक नया हीटर लाता है, जिसके बाद किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती।